हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। मेरा नाम है अजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट, जो कि है लाइट रिफ्रैक्शन। इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन के सारे फिनोमिना, लाइट होती क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हम करते हैं, वो सारे फिनोमिना हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमिना बाय विच लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज द फिनोमिना बाय विच द लाइट बेंडिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है ना, जब लाइट एक मीडियम से, यानी कि हमारी जो लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी? बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे मान के चलिए मेरे पास में कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, मैं ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लेता हूँ। अब यहाँ से क्या है, हमारी कोई लाइट आती है, तो लाइट आई हमारी, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। आने के बाद में लाइट ने क्या करा, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल गेरी इस पे। आने के बाद लाइट क्या हुई, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये मीडियम हमारा कहता है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है ना, कहता है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब यहाँ से जब लाइट ट्रेवल करी तो उसने क्या करा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आई तो लाइट क्या हो गई, थोड़ी बैंड कर गई, यानी कि थोड़ी सी मुड़ गई। तो ये मुड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, बैंडिंग ऑफ लाइट कहलाता है। और इसी मुड़ने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसकी वजह से एक बात और होती है कि यहाँ पर लाइट की स्पीड में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है। तो रिफ्रैक्शन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि जो इंसिडेंट रे, यानी ये जो रे आ रही है, इसको हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, यानी ये जो जा रही है रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, यानी कि ये जो मैंने डॉटेड से बनाई है नॉर्मल रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर, मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ इसके लिए। ये देखिए इस पॉइंट पर हमारे क्या हो रही है, इस वाले पॉइंट पर ये सारी की सारी लाइनें आके क्या कर रही है, मीटअप कर रही हैं। यही हमारा फर्स्ट लॉ कहलाता है, ठीक है ना, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सेकेंड लॉ हमारा होता है इट इज द रेशियो ऑफ एंगल साइन आई टू एंगल साइन आर आर कॉन्स्टेंट। यानी कि हमारे पास में जो साइन आई है हमारा, साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसी लॉ को हम लोग किस लॉ के नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारे पास में रिफ्रैक्शन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हमसे ये कहता है कि लाइट जब इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, सेकंड लॉ हमसे कहता है कि रेशियो ऑफ द एंगल साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट, कि इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और इसको क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। अब ये किस कारण से कांस्टेंट होता है और क्या कारण होते हैं, अब ये इस बात को हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए द लाइट रे एट ए पॉइंट ओ, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला व्हाइट वाला, ये पॉइंट, ठीक है ना, जो रेयर मीडियम के ये पास है। तो हमारे पास में क्या है, द लाइट रे एट ए पॉइंट ओ हैज एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम, यानी कि ये जो बाहर हवा वाले मीडियम को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, उसको क्या कह रहे हैं हम, रेयरर मीडियम कह रहे हैं। तो लाइट जब रेयरर मीडियम से एंटर होती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, यानी कि ये जिसको हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं, इसको क्या कह रहे हैं हम, डेंसर मीडियम कह लो, डेंसर मीडियम, या फिर हम इसको कह सकते हैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर होती है, दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो लाइट जो है वो क्या है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन जो मैंने बताई थी आप लोगों को, ये लाइन हमारी कैसी है, नॉर्मल लाइन है। अब ये नॉर्मल लाइन क्या हो रही है, देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ एक बार, एक सेकंड रुकिए। ये हमारी क्या है, नॉर्मल लाइन है। अब ये जो नॉर्मल लाइन है, लाइट हमारी आई, इंसिडेंट हमारी क्या है, इंसिडेंट रे हमारी इस तरीके से ये आई, और आने के बाद में इसने क्या करा, ये बैंड हो गई किस तरफ को, नॉर्मल की तरफ को, ये बैंड हो गई हमारी लाइट, ठीक है ना, क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। एट ओ डैश, अब ये जो ओ डैश है हमारे पास में, ये वाला जो हमारे पास में ये ओ डैश है, ओ डैश, तो ओ डैश पे हमारा क्या आता है, एट ओ डैश द लाइट रे हैज एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब देखिए यहाँ पर क्या, हमारे लाइट जब डेंसर मीडियम से, यानी कि ये जो मीडियम हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसके लिए कलर थोड़ा डाल देता हूँ, ये जो मीडियम आपको ये गुचड़ मुचड़ सा दिख रहा है, ये जो मीडियम है हमारा, इस मीडियम से जब लाइट बाहर की तरफ निकलती है, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है, तो उस केस में हमारी लाइट क्या होती है, नॉर्मल से, ये जो लाइन हमारे पास यहाँ पर है, ये है हमारी नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, ठीक है ना,
नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे होता है। तो अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्शन के बीच बनने वाले एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से जो लाइट हमारी बैंड करके बाहर की तरफ निकलती है, तो उसके बीच में बनने वाला ये जो एंगल है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या बोला जाता है इसको, ई को एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस। और अगर हम बात करें इस रे की, तो इसको रे को हम बोलते हैं एमरजेंट रे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि एक ग्लास स्लैब किस तरीके से रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और समझते हैं इसके आगे के फिनोमेना। तो देखिए, अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देखिए सबसे ज़्यादा हाई स्पीड जो लाइट की होती है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम और एयर के अंदर पाई जाती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम कोस की बात करें, कारण क्या है रिफ्लेक्शन का, तो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉन एज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जब हमारी स्पीड लाइट की चेंज करती है तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ की है। तो देखिए, द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर हायर। आप देखना कभी भी आप किसी नदी नाले, नाले तो नहीं कहेंगे, किसी नदी या फिर किसी स्विमिंग पूल में जब आप गए होंगे तो आपको लगता होगा कि पानी बहुत कम गहरा है, और लेकिन आप जब जैसे ही उसके अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आप देखते हैं कि पानी तो बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन आपको लग कैसा रहा होता है कि पानी कम गहरा है। तो ये क्या, हमें अपीयर हो रहा होता है ऐसा, क्योंकि जो बॉटम है उसका वो हमें ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा होता है, किसकी वजह से, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि जैसे ही लाइट क्या होती है, एयर मीडियम से यानी रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ हमें ऊपर की तरफ उठाए हुए दिखना शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। तो आपने देखा होगा कि हमने जब किसी पेंसिल को क्या करते हैं, एक गिलास के अंदर डिप कराते हैं, तो जिस पॉइंट पर हमारी क्या होगी, जो पेंसिल का हिस्सा एयर में होगा यानी कि गिलास में खाली वाले हिस्से में होगा, और जो पेंसिल का हिस्सा हमारे पानी के अंदर में होगा, वो दोनों ऐसे लग रहे होंगे जैसे एक दूसरे से थोड़े से हट गए हैं, थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है ना। देखने में हमें बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। फिर लेमन प्लेस्ड इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर। आप किसी भी, यानी तो लेमन को ही नहीं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर डालेंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट बड़ा सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेटर ऑफ ए बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अगर आप क्या करो, एक ग्लास स्लैब ले लो, या तो आप ग्लास स्लैब भी ले सकते हैं, या ये चीज़ आप पानी के साथ भी कर सकते हैं कि आप एक गिलास पानी ले लो और उसके पीछे किसी एरो को अगर आप रखेंगे तो एरो की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास में जो शब्द होते हैं, हमारे वर्ड होते हैं, जब आप उनको क्या करोगे, किसी ग्लास स्लैब के पार से देखोगे तो वो शब्द आपको बड़े दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसे हम कह रहे हैं ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये है हमारा ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर। देखिए क्या होता है इसमें, जो हमारी लाइट है, ये जो लाइट आ रही है हमारी, इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अब ये जो इंसिडेंट रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हमारी एयर से आ रही है, यानी कि हवा से आ रही है, ठीक है ना। इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या, रेयरर मीडियम। इस मीडियम को हम क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास में दूसरी नॉर्मल रे है, तो जब लाइट रेयरर मीडियम से आकर डेंसर मीडियम में एंटर करती है, जब लाइट रेयरर मीडियम से आकर डेंसर में एंटर करती है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी कि लाइट ने क्या करा, जब भी लाइट एंटर हो रही है एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो क्या कहलाती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाती है। लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम से, जब लाइट डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में जाती है, तो उस दौरान वो नॉर्मल से दूर भागना शुरू कर देती है। क्या कर देती है, नॉर्मल से दूर भागना शुरू कर देती है। तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो याद रखिएगा, जब लाइट एयर टू एंटर कर रही है, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर में मीडियम में एंटर कर रही है, तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल आती है। इधर कर देते हैं हम टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट हमारी क्या कर रही है,
डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ ए मीडिया। ठीक है ना, हमारे पास यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब मीडियम दिए जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, मान लो ये कोई स्लैब मान लेते हैं हम। ठीक है ना, ये हमारे पास में एक स्लैब है। अब यहाँ तक मान लो कोई रे ऑफ लाइट आई। अब रे ऑफ लाइट जब यहाँ से आई तो आने के बाद में हमारे पास में ये बना हमारा मीडियम नंबर 1। ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला, मीडियम 1 बोला। अब लाइट यहाँ पे आई, इस पर एक नॉर्मल फॉल्स कर लेते हैं, ये हमने नॉर्मल घेर ली। अब ये लाइट क्या करेगी, यहाँ से बैंड हो जाएगी थोड़ी सी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये लाइट हमारी क्या हो गई, इस डायरेक्शन में थोड़ी सी बैंड कर गई। यहाँ पर भी एक हम नॉर्मल घेरते हैं अपना, और फिर लाइट क्या होगी, यहाँ से अवे हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे कुछ। ठीक है ना, तो लाइट क्या हो रही है हमारी जब मीडियम 1 थे, और ये मीडियम जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, मीडियम 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियम 2 कहलाएगा। तो हमारे पास में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम 1, यानी कि इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, v1, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 का जो रेशो होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का जो रेशो होता है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दोबारा समझेंगे इस बात को कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, कि रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या है, यहाँ पर कि दो तरह के मीडियम की बात हो रही है, एक हमारा रेयर मीडियम, एक हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है ना, एक रेयर मीडियम में और एक डेंसर मीडियम में। अगर हम बात करें कि N2 मीन्स, अब यहाँ पे देख रहे हो आप N21 लिखा हुआ है। N2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जो लाइट हो रही है यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है सेकंड मीडियम में ड्यू टू द फर्स्ट मीडियम के। ठीक है ना, ड्यू टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि हमारे पास में N21, जब भी N21 लिखा होगा तो याद रखिएगा आपको पहले अपनी पीछे वाली वैल्यू को रखना है ऊपर। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ v1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ v2, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, सेकंड मीडियम का हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम को हमेशा आपको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, और सेकंड मीडियम को आपको कहाँ पे रखना है, नीचे रखना है। ठीक है ना, फर्स्ट मीडियम को क्या रखना है, ऊपर रखना है, सेकंड मीडियम को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। अब ये फर्स्ट सेकंड समझ लीजिए, लाइट जहाँ से आ रही है यानी कि एयर मीडियम आपका हमेशा फर्स्ट रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है, उसी को आप फर्स्ट मानिएगा। ठीक है ना, जब लाइट को एंटर कराए, चाहे आपका वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा हो, सेकंड मीडियम प्लेस पर आ रहा हो, चाहे फर्स्ट मीडियम पे, हमेशा एयर की वैल्यू आपको ऊपर रखनी है, और उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम की वो नीचे हमेशा रखनी है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है N12 हमारा क्या हो गया, v2/v1। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसे कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज नॉन एज द एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब n इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, c/v। c क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है ना, तो इसका जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो हमने पीछे क्लास में भी आपको बता दी, ये बात तो मैंने आपको पिछले पेज पे बताई थी कि जो सी की वैल्यू होती है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो लेंस हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू पीस ऑफ द स्फेरिकल ग्लासेस। ठीक है ना, अब ये दोनों पीस हमारे स्फेरिकल हो सकते हैं, और दोनों पीस हो सकते हैं कि एक इसमें स्फेरिकल हो और एक उसमें जो है आपका सीधा हो, स्ट्रेट हो। ठीक है ना, यानी कि हमारा स्फेयर लेंस जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है। मान लो आपके पास में इस तरीके से एक तरफ स्फेयर हो और एक तरफ से हमारे पास में ये कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप में हो। ठीक है ना, ये भी हमारा एक लेंस ही कहलाता है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। इसको कहते हैं कॉन्वेक्सो प्लेनो लेंस। ठीक है ना, कॉन्वेक्स इधर की तरफ कॉन्वेक्स हो जाता है, इधर की तरफ प्लेन लेंस हो जाता है, तो कॉन्वेक्सो प्लेनो हो जाता है। ठीक है ना, या फिर ये इस तरीके से भी बना हो सकता है। ठीक है ना, आपने इस तरीके से लिया और इस तरीके से ये मुड़ा हो यहाँ से। ठीक है ना, ऐसे भी ये बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं,
पहला होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड द थिनर एट द एजेस। ये जो कोने आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एजेस, ठीक है ना। ये कोने, इन कोने को क्या कहा जाता है? एजेस कहा जाता है, ठीक है ना। और ये बीच का पार्ट क्या है? इसका सेंटर है। अब देखिए जो लेंस हमारा क्या होगा, बीच से तो कैसा होगा? थिक होगा यानी मोटा होगा, और कोनों से कैसा होगा? थिन होगा, पतला होगा। तो उस लेंस को हम यहाँ पे क्या कह देंगे? कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। उस लेंस को हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे? कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, ठीक है ना। उस लेंस को हम यहाँ पे क्या कह देंगे? कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद दूसरा हम बात करें कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? लेंस विच इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द कॉर्नर। अब देखिए ये क्या है? इसकी ये इसके कॉर्नर है, कॉर्नर पे ये कैसा है? थिक है यानी कि मोटा है, और सेंटर पे आप देखेंगे ये थिन है हमारा, ठीक है ना। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पे कैसा है? ये थिन है हमारा, ठीक है ना। तो जो लेंस हमारे क्या होते हैं? सेंटर से थिन और कॉर्नर से कैसे होते हैं? कॉर्नर से कैसे होते हैं? हमारे थिक होते हैं। उन लेंस को हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कॉनकेव लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पे इनके एक नाम और बताता हूँ आपको। कॉन्वेक्स का एक और नाम होता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस लेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस लेंस। अब कन्वर्जेंस क्यों कहते हैं अभी मैं इस बात को समझाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसको कन्वर्जेंस क्यों कहा जाता है। देखिए ये हमने बनाई एक प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए, ठीक है ना। क्या बना ली है? एक प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए बना ली, क्योंकि दोनों में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चाहे तो हम इसको बीच में से थोड़ा सा क्रैक कर देते हैं ताकि दोनों के लिए अलग अलग हो जाए। ये लीजिए, तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया? एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हमने बनाया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये ओ हो गया। अब क्या होता है? इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेज, इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रेज होती हैं हमारी, जितनी भी रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही हैं, यहाँ पर होगा F2 फोकस और यहाँ पे होगा आपका F1 और 2F1 फोकस, ठीक है ना। इधर की तरफ आपका F2 और आपको मिल जाएगा 2F2। तो जितनी भी रे हमारी क्या होती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, वो सारी की सारी रे टकराने के बाद में, यानी कि लेफ्ट जो लेंस है, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में जाकर मिल जाती हैं किस पर? फोकस पे मीट करती हैं। सारी की सारी रे कहाँ पर आके मीट करती हैं? फोकस पर मीट करती हैं। तो इनकी जो ये मिलने की कंडीशन है, इनने क्या करा? सारी लाइटों को लाकर एक पॉइंट पर क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया, यानी कि एक पॉइंट पर लाकर क्या कर दिया? मिला दिया यहाँ पर। अब इनके मिलाने की वजह से ही इसका एक नाम और पड़ गया, जिसका रूप हमने कहा कन्वर्जेंट लेंस। ये क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है सारी रेस को, तो कन्वर्जेंट लेंस कहा हमने। अब दूसरे में अगर हम लोग बात करें तो कनकेव लेंस का एक दूसरा नाम होता है डाइवर्जेंस लेंस। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जब आने वाली जितनी भी रे होती है हमारी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के कहते आ रही हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, जितनी भी रे हमारी क्या होती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, वो सारी की सारी क्या कर जाती हैं? डाइवर्स कर जाती हैं, यानी कि यहाँ से आके लाइट कुछ इस तरीके से हमारी चली जाती है, डाइवर्स कर जाती है हमारी लाइट, ठीक है ना। लाइट कैसी हो जाती है? डाइवर्स कर जाती है। तो इस तरीके से हमारी लाइट क्या हो जाती है? डाइवर्स हो जाती है। तो डाइवर्स होने के लिए हमारे पास में क्या है? जो इसका फोकस है, मान लो ये इसका फोकस पॉइंट है, तो अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो ये अपने फोकस पे जाके ये लाइनें क्या करती हैं? आपस में मीट करती हैं, यानी कि सेम साइड पर इसकी क्या होती है? इसके फोकस की मीटिंग होती है। सेम साइड पे क्या होती है? इसके फोकस की मीटिंग होती है, ठीक है। बात क्लियर है? बात क्लियर आपको? इस वजह से इसका एक नाम रखा गया, क्या? डाइवर्जेंट लेंस। क्या रखा गया इसका नाम? डाइवर्जेंट लेंस। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो मेन फोकस रखना है अपना, पूरे चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए जितनी भी इमेज फॉर्मेशन बनाई जाती है, वो सारी की सारे आपको माइंड में रखनी है। आपसे कॉन्वेक्स की मिरर में और कॉनकेव लेंस की, ठीक है ना, मिरर और लेंस का बड़ा ध्यान रखना। वहाँ पर मिरर के लिए कॉन्वेक्स और यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। इन दोनों की इमेजें कम पूछी जाती हैं, जो भी पूछी जाती हैं वो उनके लिए पूछी जाती है जो कन्वर्स करने का काम करता है। डाइवर्ट करने वालों की कोई भी यहाँ पे इमेज इतनी पूछी नहीं जाती है। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में लाइट रेज पासिंग थ्रू द लेंसेज। अब देखिए कुछ रूल्स हैं हमारे, इसको हम रूल्स कह देंगे। ये हमारे कुछ नियम हैं किसी भी लाइट को, यानी कि किस तरीके से हमें पास करना और किस तरीके से वो इमेज फॉर्मेशन बनाएगी।
तो कुछ नियम है, कुछ नियमों को हमें ध्यान रखे ही हमारा काम करना है हमें। पहला नियम हमसे क्या कहता है, मैं दोनों लेंस के लिए एक साथ बताते हुए चलूंगा। पहला नियम हमसे कहता है कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस ऑन द साइड ऑफ ए लेंस। यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर कोई भी रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है ना, कैसी आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कैसी है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये जैसे लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टकराने के बाद में यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ पे मीट करेगी, फोकस से मीट करेगी। कहाँ पर मीट करेगी, ये फोकस पर आकर मीट करेगी, ठीक है ना। कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमेशा फोकस से पास करेगी। क्लियर है। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब यहाँ पर क्या है, कोई लाइट अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल हमारे पास आई, ठीक है ना, अब ये पैरेलल आई तो टकराने के बाद में क्या करेगी, ये डाइवर्स कर जाएगी, ठीक है ना, क्या कर जाएगी, यहाँ पर ये डाइवर्स कर जाएगी लाइन, ठीक है, डाइवर्स हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये पीछे की तरफ कहाँ मिलेगी, अपने फोकस में मिलेगी, सेम साइड पर। ये आपकी प्रिंसिपल है, ठीक है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आई ये वाली बात। चलिए दूसरा नियम देखते हैं इसका। दूसरा नियम कहता है कि इन बोथ लेंसेस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। अगर कोई भी लाइट हमारी, मान के चलिए ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई भी लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो देखिए ये पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और अगर कोई लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रही है, पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से क्या कर रही है, पास हो रही है हमारी लाइट, तो वो हमेशा बिना डेविएट होके सीधी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, यानी कि वो कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। सेम हमारा रहेगा, ये दोनों लेंस के लिए हमने बात कही है, तो दोनों ही लेंस के लिए हमारी ये बात बनी रहेगी, ठीक है ना। ये बात किसके लिए रहेगी हमारी, हमेशा दोनों ही लेंसेज के लिए हमारी ये बात बनी रहेगी, ठीक है। क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है, आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा नियम क्या कहता है हमारे पास में, तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। तीसरा नियम कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि जब कोई लाइट फोकस से आ रही हो, यानी कि जैसे ये लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है ना, तो ये जब फोकस से आएगी तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्ट करने के बाद में लेंस से वो कहाँ हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस हो जाएगी। ये एक्सिस हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। लेकिन ये चीज हमारी कॉन्केव लेंस में क्या काम करती है, ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए कोई लाइट आ रही है, ये हमारी कोई लाइट आई, अब देखिए लाइट हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स कॉन्केव का जो है कंडीशन होती है कि वो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, यानी बिखेर देता है, लाइट को फैला देता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो लाइट आई तो इसको क्या है, इमेजिनरी हम लोगों को कहाँ जोड़ना पड़ेगा, इसको फोकस पे जोड़ना पड़ेगा। तो इमेजिनरी जब फोकस पे जोड़ेंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारी हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है आपको, तीनों नियम आप लोगों को समझ में आ गए। चलिए तो बात कर लेते हैं अपनी फर्स्ट इमेज के बारे में। देखिए फर्स्ट इमेज हमसे क्या कहती है यहाँ पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, हमें पता है आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो पास हो जाती है किससे, हमारे पास में हमारे F2 फोकस से पास करेगी। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है कि ये ब्लैक से आपको दिख रहा होगा, आप इस पर नहीं ध्यान देंगे, आप देंगे ध्यान जो मैं येलो कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी लाइट जब हमारी क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो टकराने के बाद में कहाँ से जाती है, हमारे पास में रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो प्रिंसिपल, तो वो पास होने के बाद में कहाँ से जाती है, फोकस 2 से पास करती है। यानी कि यहाँ पर जो हमारी इमेज बनी वो कैसी बनी, बहुत ही छोटी सी बनी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इमेज फॉर्म्ड एट F2 फोकस, ठीक है ना। फोकस 2 पर हमारी क्या बन रही है, इमेज जाकर बनती है, रियल होगी एंड इन्वर्टी होगी, और क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉइंट साइज की हमारी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर नहीं होगा, लेस देन होगा। यहाँ पर ये लेस देन, इसको काट ही देते हैं,
मैग्नीफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। और मैग्नीफिकेशन कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा इसका कारण समझ लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने मिरर के अंदर भी पढ़ा था। जब भी कभी आपकी हाइट ऑफ इमेज हमेशा छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब तब आपका मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, मैग्नीफिकेशन आपको लेस देन 1 मिलेगा और हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड इमेज हमारी, सेकंड इमेज कहाँ पे रखी हुई है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f1। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 से कहाँ रखा गया है, बियॉन्ड रखा गया है, यानी कि उससे पीछे की तरफ रखा गया है। तो ये है, हमने सबसे पहले ड्रॉ करी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमने रख दिया अपना फोकस, यहाँ रख दिया हमने अपना ऑब्जेक्ट ए बी। जब कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करती है, हमारी फोकस 2 से पास होती है, ठीक है ना। कहाँ से पास होती है, हमारी फोकस 2 से पास होती है। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। फोकस 2 से हमारी क्या करती है, पास करती है। जो भी लाइन हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डेविएट हुए ऑप्टिकल सेंटर से सीधे सीधे निकल जाती है। तो देखिए इसने हमारी इमेज को कहाँ पर बनाया, उसने इमेज बनाई हमारी f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है ना। इमेज कहाँ पे बनी हमारे पास में, f2 और 2f2 के बीच में। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2 कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। अभी भी कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। मैग्नीफिकेशन अभी भी लेस देन क्या होगा, 1 होगा और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। कारण क्या है, हमारे पास में अभी भी हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, या कह लो हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जब तक हमारी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी तब तक हमारा मैग्नीफिकेशन हमेशा लेस देन 1 ही हमें मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है। तीसरी इमेज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। थर्ड इमेज हमसे देखिए क्या कहती है यहाँ पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f1। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, 2f1 पर रखा हो। दिस पोजीशन इज इट 2f1। कहाँ पर रखा हमारा, 2f1। ये पोजीशन हमारी है 2f1 की। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हुआ है और ये हमने ड्रॉ करी यहाँ पर अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो कोई भी लाइट जो हमारी क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। हमें पता है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करती है, हमारे फोकस से पास करती है, f2 से पास करती है। और जो लाइट हमारे कहाँ से आती है, ऑप्टिकल सेंटर से हमारी गुजरती है, तो वो बिना डेविएट हुए सीधी सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो इस बार इसने इमेज हमारी पास कहाँ पे बनाई, यहाँ पर 2f2 पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये हमारा 2f2 और ये हमारा f2। तो इमेज कैसी होगी, इमेज फॉर्म्ड एट 2f2, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी। और मैग्नीफिकेशन की अभी बात करें तो मैग्नीफिकेशन इस बार हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आ रही है। जब भी कभी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है तो उस केस में हमारा जो इमेज बनती है, या हम कह सकते हैं जो मैग्नीफिकेशन आता है वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फोर्थ इमेज के बारे में। फोर्थ इमेज हमसे यहाँ पे क्या कहती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f1 एंड 2f1। जब हमने ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखा, जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट अपना रखा किसके बीच में, f1 और 2f1 के बीच में। ये हमारा पॉइंट है f1 और ये पॉइंट है हमारा 2f1। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो कोई भी लाइट जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारी आती है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करती है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन हमारी लाइट पास होती है हमारे फोकस 2 से, ठीक है ना। आफ्टर द रिफ्लेक्शन पास होती है हमारी लाइट कहाँ से, फोकस 2 से हमारी लाइट पास करती है। और अगर कोई लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो बिना डेविएट हुए वो सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाती है, ठीक है ना। बिना डेविएट हुए सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है। तो देखिए इस बार ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे बना, ये बियॉन्ड द 2f2, बियॉन्ड द 2f2। तो ये हमारे पास है यहाँ पर ए, ये बी, तो यहाँ पर आ गया ए डैश बी डैश, ठीक है। आपकी इमेज कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड द 2f2। तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2
कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। देखो रियल और इन्वर्ट, मैं बता देता हूँ आप लोगों को रियल और वर्चुअल में क्या फ़र्क रहता है। देखिए ये जितनी भी रे आ रही हैं, देखो आपको एक्चुअल मीट होते हुए दिख रही हैं। जहाँ पर आपको लाइट एक्चुअल मीट होते हुए ना दिखे, जहाँ पे डॉटेड में हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर वर्चुअल। और रियल लाइफ में वर्चुअल का मतलब होता है जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। जो भी इमेज स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती वो सारी की सारी वर्चुअल होती है, और जिनको स्क्रीन पर लिया जा सकता है वो सारी रियल इमेज होती हैं। क्लियर है हमारे पास में। इस बार हमारी इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड होगी, यानी कि m इस बार हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि इस बार हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर हो गई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जब भी कभी हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब हमारी जो है इमेज हमेशा बड़ी रहेगी, यानी कि हमारी क्या होगा, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 बनेगा। ध्यान रखिएगा, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव अभी भी रहेगा। वो किस लिए रहता है, क्योंकि जो भी चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होती है वो चीज़ पॉजिटिव होती है, और जो चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होती है वो चीज़ हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है ना। इस वजह से तो हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव है, और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट हमारा वो हमारा पॉजिटिव है। तो जब हम डिवाइड करेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव से तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इस वजह से हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कहते हैं कि नेगेटिव आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली इमेज पे। तो अगली इमेज हमारे पास में, अगली इमेज, इमेज नंबर 5, इमेज फॉर्मेशन, इमेज नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट F1। अब क्या ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, अपनी F1 पोजीशन पर रख दिया है। ये हमारी है F1 पोजीशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को अब क्या हमने कहाँ रख दिया, अपनी F1 पोजीशन पर रख दिया। ले हमने फॉल्स करी कहाँ पर, लेंस के अंदर। तो कैसी रहेगी हमारे पास में, पैरेलल जाने वाली रे हमेशा पास कहाँ से करती है, अपने फोकस 2 से पास करती है, ठीक है। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाली, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिना डेविएट हुए सीधी सीधी निकल जाती है। तो देखिए हमारी लाइट क्या हो रही है, एक दूसरे की ये पैरेलल चल रही है, यानी कि इमेज इस बार कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है ना। कहीं पे मीट नहीं हो रही, पर इन्फिनिटी पे कहीं पे ये मीट करेगी। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। हाईली मैग्नीफाइड होगी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और m हमारा कहता होगा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमारी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास में 6th इमेज, जो कि है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस F1, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट अपना प्लेस करा, ठीक है, तो जो भी लाइट हमारी है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, प्रिंसिपल, और जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो हमेशा पास करती है कहाँ से, आपके फोकस से पास करती है, फोकस F2 से पास करेगी, ठीक है ना। दूसरी लाइट को हमने क्या करा, यहाँ से फॉल्स कराया कहाँ पर, अपने ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर पे हमें पता है बिना किसी चीज़ के वो सीधी सीधी निकल जाती है बिना डेविएशन हुए। तो यहाँ पे हमारी लाइट, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइट कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। यहाँ पर लाइट देखिए ये कम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए लाइट कितनी ज़्यादा फैलती जा रही है, मतलब यहाँ पर कभी भी मीटिंग इनकी नहीं होगी। तो इनको जरा हम पीछे की तरफ को मूव कराते हैं। तो हमने जब इन्हें पीछे की तरफ को मूव कराया, ठीक है ना, पीछे की तरफ जब हमने मूव कराया इनको, लाइट को, तो देखिए लाइट हमारी पीछे जाकर कहीं पर मीट कर रही थी। तो यानी कि इस बार जो इमेज बनी हमारी वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन गई। कहाँ पर बनी है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी लाइट जो है इमेज बनी है। तो इमेज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तीसरा मैग्नीफाइड होगी। चौथा m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और m कैसा होगा, इस बार पॉजिटिव होगा। m पॉजिटिव क्यों है, इस बार हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, इस वजह से इसका मैग्नीफिकेशन भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। आई थिंक आपको 6 की 6 इमेज कॉन्वेक्स की समझ में आ गई होंगी, कॉन्वेक्स लेंस की 6 की 6 इमेज किस तरीके से काम कर रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा। देखिए याद रखिएगा, हमारा जो कॉन्वेक्स होता है, याद रखिएगा हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इसको इन्फिनिटी पे रखा एक ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी कोई लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो क्या होती है हमारी,
डेविएट हो जाती है, कहाँ डेविएट हो जाती है, ये अवे भागने लगती है, यानी कि दूर भागना शुरू कर देती है। ठीक है, हम जानते हैं हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट को क्या करता है, हमारी डाइवर्स करता है। तो देखो इसने लाइट को क्या कर दिया, यहाँ से डाइवर्स कर दिया, फैला दिया। तो इसको जब हम पीछे की तरफ मीट कराएंगे, पीछे की तरफ को इसकी रे को लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो पीछे की तरफ जब हम इसे लेकर आए तो देखिए हमारी क्या है, ये कहाँ पर मिली आकर, फोकस पर मिली, कहाँ पर, F1 फोकस पर आकर मिली। तो इमेज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस एट F1। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, पॉइंट साइज की होगी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है आप लोगों को पॉइंट। अब आप इसके अलावा यानी कि इन्फिनिटी के अलावा किसी भी पॉइंट पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। कहीं पर भी आप अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो हमेशा आपको कैसी मिलेगी, हमेशा इमेज, जो हमें इमेज मिलेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहेगी। आप किसी भी जगह पर प्लेस कर लीजिए, आपको जहाँ पर प्लेस करने का मन हो। चलिए इसकी एक इमेज और हम रख देते हैं। दूसरी इमेज इसकी क्या कहती है हम लोगों से, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। हमने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपना कोई ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर दिया। देखिए इस बार हमने ऑब्जेक्ट अपना कहाँ रख दिया है, ये हमने रख दिया मान लीजिए इस जगह पर, यानी कि इन्फिनिटी से थोड़ा सा सरका कर। अब कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है हमारी, तो यहाँ से क्या हो गई, टकराने के बाद में ये डाइवर्स करेगी इस लाइट को, तो इसने डाइवर्स कर दिया। दूसरी लाइट को हमने कहाँ से डाला, ऑप्टिकल सेंटर से डाला। तो ऑप्टिकल सेंटर से हमें पता है लाइट बिना डाइवर्जेंस के सीधी सीधी निकल जाती है। अब इस लाइट को जरा थोड़ा पीछे की तरफ हम लेके आएंगे, पीछे की तरफ को, तो देखिए ये फोकस से पास करेगी। देखो हमारा ऑब्जेक्ट इस बार इमेज कहाँ पे बनी है, इस पॉइंट पर आके बनी है, यानी कि इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है किसके कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा नजदीक जाता जाएगा वैसे वैसे इमेज का साइज थोड़ा सा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। लेकिन ऑप्टिकल से यह याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अभी भी ये साइज कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है ना। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर कैसा होगा, डिमिनिश होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो लेस देन 1 होगी, और मैग्निफिकेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, आई होप तो आप लोगों को सारी इमेज समझ में आ गई अब यहाँ पर, ये हमारी कॉन्वेक्स की भी और कॉनकेव की भी। क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो यूजेस देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं अपना। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर करते हैं। ये जो बना हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये है हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर यूज़ करते हैं। कैमरे के अंदर इसका यूज़ करा जाता है। सिंपल टेलीस्कोप के अंदर, जैसे ये टेलीस्कोप हमने यहाँ पे लगा रखा है, सिंपल टेलीस्कोप के अंदर यूज़ करा जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं। यहाँ तक कि हमारे क्या है कि हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग अपने चश्मों में भी करते हैं। चश्मों में भी जो है कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहला यूज है, इट यूज इन फ्लैश लाइट। जितनी भी आप फ्लैश लाइट देखते हैं वो फ्लैश लाइट के अंदर हमारी क्या होता है, हम लोग कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें लाइट को क्या करना होता है, डाइवर्स करना होता है। डोर पी होल, ठीक है ना, आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे ये डोर पी होल मैंने एक बना रखा है। तो डोर पी होल के अंदर जो होता है हमारे पास में, या स्पाई होल हम कह रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा होता है यूज इन ग्लास टू करेक्ट मायोपिया। जिसको मायोपिक आई होती है, यानी कि जिस इंसान की दूर की नज़रें कमज़ोर होती हैं, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरा के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैमरा में यहाँ पे दिखा रखा है। टॉर्च लाइट के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में लेज़र लाइट के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो कई सारी जगहों पर हम लोग कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात। लेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर v क्या होता है हमारा, v होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f होती है हमारी फोकल लेंथ, f होती है हमारी फोकल लेंथ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैग्निफिकेशन की, अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन हमारी होती है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से। तो हाइट ऑफ इमेज हमारी hi हो गई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई हमारी ho। तो मैग्निफिकेशन हमारी बराबर होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा बराबर होता है v/u के। इसके बराबर होता है हमारे पास में v/u
यू के बराबर होता है। क्लियर है? तो देखिए ये भी हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और ये भी, दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाय यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन। क्लियर है? आप लोगों को मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि लास्ट टॉपिक भी है लगभग, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर इज नॉन एज द पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना, यानी कि जो मेरी पावर होती है वो क्या होती है? 1/f होती है। क्या होती है? 1/f, यानी कि हमारी फोकल लेंथ किस में लेनी है? हमें मीटर में लेनी है। तो द डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर। जो लाइट हमारी क्या करती है, या तो डाइवर्स कर रही है, या तो कन्वर्जेंस कर रही है, या डाइवर्जेंस कर रही है, कुछ भी फिनोमिना वो अगर शो कर रही है यहाँ पर, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पावर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो पावर का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया? मैंने आपको बता दिया, पावर इज इक्वल टू 1/f मीटर में। और अगर हम सेंटीमीटर में से लेंगे तो हम लिखेंगे 100, P इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर में। ठीक है ना। ऐसा यूनिट की बात करें तो पावर की ऐसा यूनिट होती है हमारी डायोप्टर। ठीक है ना, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करा जाता है। अगर हम बात करें एक डायोप्टर की, कि वन डायोप्टर क्या होता है, तो वन डायोप्टर हमारा क्या होता है? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है ना, वन डायोप्टर हमारा क्या होता है? कि पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर की होगी उसका क्या होगा? जो पावर होगी वो वन डायोप्टर की होगी। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और पावर ऑफ कॉन्वेक्टिव लेंस जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक लास्ट टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, कि अगर हम सीरीज की बात करें यहाँ पर, पावर ऑन सीरीज, तो हमारे पास में क्या है कि नेट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn तक। यानी कि हमें मान लीजिए अलग अलग वैल्यू दे रखी है पावर की, तो हम लोग उनको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे को कहा है कि 3 लोग हैं, जिनकी एक की -4 डायोप्टर की पावर है, दूसरे की मान लीजिए 8 डायोप्टर है, और तीसरे की हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 6 डायोप्टर है। तो वो कह रहा है नेट बताओ इसके अंदर कि नेट पावर कितनी होगी इनकी। तो क्या लिखेंगे? -4 प्लस 8 प्लस में 6 इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। यानी कि उसकी नेट पावर जो होगी वो कितनी होगी? 10 डायोप्टर की होगी। ठीक है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ पावर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका चैप्टर। ठीक है ना, हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर आप लोगों का करा दिया है अच्छे तरीके से। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने यहाँ पे इसमें छोड़ी हो, हर एक चीज़ को कराया है, हर एक चीज़ को डिफाइन करा है, हर एक चीज़ का फॉर्मूले को बताया है। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल ही आएंगे आपके। ठीक है ना, तो जब तक आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू वेरी मच।